स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफीय चित्रण के बारे में जानेंगे। इससे पहले लास्ट क्लास में हमने देखा था कि बारंबारता वितरण क्या होता है और बारंबारता वितरण या आवर्त वितरण जिसे कहते हैं हम उसको हम कैसे सारणीयन करते हैं, उसका मतलब उसको टेबल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको देखा था। और आज की क्लास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे है। इसके बाद आने वाली क्लास में हम ये देखेंगे कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफीय चित्रण है, उसके कितने प्रकार होते हैं और किसी भी दिए गए आंकड़ों को हम कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में प्रदर्शित करते हैं, इस चीज को हम देखेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की क्या मीनिंग होती है, उसका नेचर क्या है, इन सभी के बारे में। इसके साथ साथ उसके कौन कौन से लाभ होते हैं और कौन कौन सी उसकी लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं, जहां पर हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है कि ग्राफीय चित्रण का अर्थ होता है आंकड़ों आंकड़ों या प्राप्तांकों को ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करना। अगर आप मेन कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहे हैं तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसके अंतर्गत हम आंकड़ों को ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। उसके आगे बताया जा रहा है कि यह प्रदर्शन वक्र अथवा रेखा चित्र के रूप में हो सकता है। तो एक बार आइए हम ग्राफ देखते हैं पहले। तो जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस ग्राफ के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि जब कोरोना का टाइम चल रहा था तो 14 अप्रैल 2020 से लेकर 14 अप्रैल 2021 तक जो 5 देश थे उनमें कोरोना का जो पॉजिटिव केस थे वो कैसे थे, कितने थे, तो इसको ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया। अब इसको चाहते तो वैसे भी लिख सकते थे, लेकिन ग्राफ के माध्यम से दिखाने पे थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाती है। अब यहाँ पर देखें तो ये जो लाइन है, रेड कलर की जो लाइन है, वो किसको दिखा रही है? वो दिखा रही है यूनाइटेड स्टेट को। इधर देखें तो ये लाइन दिखा रही है इंडिया को, फिर ब्राजील के लिए ग्रीन लाइन, इसी के साथ साथ तुर्की और फ्रांस के लिए भी, टर्की और फ्रांस के लिए भी ये दो लाइनें हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो जो यहाँ पर रेड लाइन है वो सबसे ऊपर गई हुई है अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 तक। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट है, अमेरिका में कोरोना के केस सबसे ज्यादा था। तो एक टाइप तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, मतलब इस तरीके से हम ग्राफ में इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा तरीका है ये, यहाँ पर हम हिस्टोग्राम के टाइप में इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। ये इंडिया का केस है। जैसे 2 मार्च को देखें तो कितने केस थे, फिर 3 मार्च, फिर 4 मार्च को, फिर 5 मार्च। तो इन सबको एक तरफ क्या है, यहाँ पर डेट दी गई है, दूसरी तरफ केसेस की संख्या है, और इसके द्वारा यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफ को प्रदर्शित किया गया है उन आंकड़ों को। अब देखिए, अगर ध्यान दीजिए तो ऊपर जो कहा गया था कि ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन में, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हम आंकड़ों को ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो अब आंकड़े हैं, जैसे यहाँ पर इसको चाहते तो वैसे भी लिख सकते थे। कैसे इसको चाहा जाए तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 2 मार्च कितने केस, 2 मार्च को 3 केस। इसी तरीके से हम चाहें 3 मार्च को फिर 3 केस, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेकिन उस तरीके से लिखने में थोड़ा सा समझने में उतनी आसानी नहीं होती है। अब इस तरीके से जहां अगर हम उसको ग्राफ के टाइप में लिख देते हैं तो हमें समझने में आसानी हो जाती है। हम सीधा देख पा रहे हैं कि जो आपका 21 मार्च है, 21 मार्च में सबसे ज्यादा केस 63 केस आए। ठीक, तो एक टाइप ये हो गया, 2 टाइप आपने देख लिए। एक तीसरा टाइप भी है जिसमें हम इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं।
तो यहाँ पर तीनों ही टाइप में आप देखें तो क्या किया जा रहा है, आंकड़ों को ही ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। अब वापस यहाँ पर आ जाएं, वापस देखें तो यहाँ पर क्या बताया गया था, आंकड़ों को या प्राप्तांकों को ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करना ही ग्राफीय चित्रण कहलाता है। और यह प्रदर्शन कर्व या रेखा चित्र के रूप में हो सकता है, जैसा कि आपने अभी देखा। तो वक्र या रेखा चित्र से आंकड़ों से संबंधित जो चर होते हैं, अब चर क्या होते हैं आप जानते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, अभी नीचे हमने देखा था, तो जो कोरोना था, कोरोना एक प्रकार का एक वेरिएबल था। तो जो वेरिएबल था और उसका एक वेरिएबल क्या था, मान लीजिए इंडिया, भारत एक वेरिएबल हो गया, क्योंकि भारत में कोरोना का असर देख रहे हैं हम। तो दोनों चरों के बीच में क्या संबंध है, उसको यहां पर हम देख रहे थे। जैसे देखें तो दोनों चरों के बीच में क्या संबंध है, एक तो ये कोरोना केस हो गया और भारत में कोरोना केस देख रहे हैं। तो इस चीज को प्रदर्शित करने के लिए यहां पर ग्राफ का यूज किया गया है। अब यहां पर रेवर की परिभाषा देखते हैं। रेवर और रेवर ने बताया कि सांख्यिकीय, नैदानिक या प्रयोगात्मक आंकड़ों के वास्तविक चित्रण को ग्राफ कहते हैं। मतलब जैसे अभी स्टैट में हो गया, या मान लीजिए यही चीज मेडिकल लाइन में यूज हो रही है। जैसे अगर देखें तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अभी हमने कोरोना का देखा, वो तो एक टाइप का क्या था, हेल्थ से रिलेटेड चीज थी, तो वहां पे भी इसका यूज होता है। इसी के साथ साथ जब कोई रिसर्च होता है, जैसे कोई पीएचडी कर रहा है, तो उसमें भी वो क्या करता है, डाटा इकट्ठा करता है, डाटा कलेक्ट करता है, फिर उस डाटा के आधार पर वो एक एनालिसिस तैयार करता है, और उस एनालिसिस को, उस रिजल्ट को कई बार वो ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करता है। तो तीनों जगहों पे इसका यूज होता है, और इसकी जो वास्तविक चित्रण है उसी को हम ग्राफ कहते हैं। और ग्राफ में जो दो वेरिएबल होते हैं, दो या दो से अधिक अगर वेरिएबल हैं, जो चर होते हैं, उनके संबंधों को ही प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अभी हम देखना चाह रहे हैं कि जो लोग धूम्रपान करते हैं उनके हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम धूम्रपान करने वाले लोगों का डाटा लेंगे, उनके हेल्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, एक ग्राफ तैयार कर सकते हैं। ग्राफ में हम क्या करेंगे, हम एक तरफ प्रदर्शित करेंगे, ऊपर मान लीजिए हमने प्रदर्शित कर दिया इधर कि जो धूम्रपान है उसका कितना धूम्रपान यूज करते हैं, मतलब कितना वो एडिक्टेड है, कितना सिगरेट पीते हैं, और इधर उनके हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है, तो वो चीज को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको ग्राफ में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं ग्राफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। तो यहाँ पर जो आपकी परिभाषा थी उसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स निकाले गए हैं, और वो बताया जा रहा है कि ग्राफ आंकड़ों का वास्तविक चित्रण होता है। जो आंकड़े होते हैं उसी को ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा ग्राफ द्वारा चित्रित होने वाले आंकड़े सांख्यिकीय, नैदानिक या प्रयोगात्मक हो सकते हैं। मतलब इसका सांख्यिकी में भी यूज हो सकता है, स्टेट में भी, नैदानिक यानी मेडिकल लाइन में भी, और प्रयोगात्मक यानी रिसर्च की फील्ड में भी इसका यूज हो सकता है, एक्सपेरिमेंट में भी यूज हो सकता है। फिर अगला क्या बताया गया कि ग्राफ में कई बार रेखाओं के द्वारा, वक्रों के द्वारा या आकृतियों के द्वारा हम प्रदर्शन करते हैं, जैसा कि अभी आप नीचे देख चुके हैं। और इसके बाद ये बताया जा रहा है कि ग्राफ में हम चरों के बीच संबंध को प्रदर्शित करते हैं, जो कि अभी मैंने एग्जांपल से आपको बताया। अब इसके बाद इसके कुछ लाभ देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, इसके लाभ बताए जा रहे हैं कि ग्राफ द्वारा बारंबारता वितरण को सहज रूप से समझना संभव है। मतलब जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कोई आंकड़ा है, तो उस आंकड़े को आप आसानी से समझ सकते हैं ग्राफ के द्वारा। इसके साथ साथ इसमें चरों के बीच के संबंध को भी समझना आसान होता है, आसानी से समझ जाते हैं। और जो आंकड़े हैं
उनको भी समझने में आसानी होती है। तो 3 चीजें निकल के आती हैं कि इसमें बारंबारता वितरण को समझना आसान होता है, इसके साथ साथ इसमें चरों के बीच जो संबंध है उसको समझना आसान होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, और आंकड़ों को भी समझने में आसानी मिलती है। ये है इसके 3 बेनिफिट। आगे देखते हैं। आगे वही चीज है, चर वाली चीज को यहाँ फिर से रिपीट किया गया है। इसमें ये बताया जा रहा है कि आश्रित चर पर स्वतंत्र चर का जो प्रभाव पड़ता है, अभी जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया था कि सिगरेट का हेल्थ पर या धूम्रपान का हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, तो वहां पर जो धूम्रपान था आपका वो था एक स्वतंत्र चर और आपका हेल्थ था आश्रित चर, क्योंकि हम धूम्रपान का प्रभाव देख रहे थे ना। चर से रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर। तो इस चीज को ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया और ग्राफ के माध्यम से दिखाने पर हम आसानी से उसको समझ सके। इसके साथ साथ ग्राफ के माध्यम से माध्यिका, बहुलांक या सत्समक यानी परसेंटाइल आदि की माप आसानी से इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये सारी चीजें हम माध्यिका हुआ, माध्य हुआ, बहुलांक हुआ, परसेंटाइल हुआ, आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसको भी देखते हैं। मतलब हर चीज की कुछ ना कुछ सीमाएं होती है, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो उसको देखते हैं। तो जैसे इसमें बताया जा रहा है कि ग्राफ बनाने के कुछ निश्चित नियम होते हैं और इन नियमों की जानकारी रखने वाले लोग ही सही रूप से ग्राफ बनाने में सक्षम होते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप किसी चीज को, जैसे मान लीजिए आपको चाय बनाना है, अब आपको पता ही नहीं है कि चाय बनाते कैसे हैं, तो आपकी चाय अच्छी बनेगी ही नहीं। तो इसी तरीके से ग्राफ को बनाने के जो नियम हैं, अगर आप उनको नहीं जानते हैं तो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं कर सकते हैं। और सभी लोग तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को जानते नहीं हैं, तो कई बार ये इसकी एक लिमिटेशंस बन जाती है। इसके साथ साथ ग्राफ के कई प्रकार होते हैं जो समस्या के स्वरूप के अनुकूल व्यवहार किए जाते हैं। अतः किस परिस्थिति में किस ग्राफ का उपयोग किया जाए, ये भी निर्धारण करना कठिन होता है। जैसे नीचे देखें तो आप यहाँ पर 3 टाइप के आपको ग्राफ बताए गए। अब इसमें से कौन से ग्राफ को आप यूज करेंगे और कहाँ पर किस ग्राफ का यूज होगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जानना। इसके अलावा ग्राफ में जो आंकिक शुद्धता है वो पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाती। मतलब कई बार जो डाटा है वो एकदम एक्यूरेट डाटा को हम वहां पर नहीं रिप्रेजेंट कर पाते हैं, उसके लिए थोड़ा सा वहां पर मैनिपुलेशन करना पड़ता है, थोड़ा सा कुछ कम ज्यादा करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से एक्यूरेट डाटा के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो इस तरीके से इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं और कुछ बेनिफिट्स भी हैं। लेकिन लेकिन अगर ऑल ओवर देखा जाए तो ये काफी ज्यादा यूजफुल है और इसका हर फील्ड में यूज होता है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, हर जगह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।